तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। द डैश मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स इन्वेंट्री। कौन मेज़र करता है फर्म की इन्वेंट्री की एक्टिविटी को? ए ऑप्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड, बी इन्वेंट्री टर्नओवर, सी लिक्विडिटी रेशियो और डी करेंट रेशियो। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है ये मेज़र करता है एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स कि फर्म्स अपने स्टॉक को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा पा रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ये मेज़र करता है एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स इन्वेंट्री की। क्या मतलब? द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड और यूज्ड इन अ टाइम पीरियड सच एज ईयर। कितना टाइम लग रहा है इन्वेंट्री को सोल्ड आउट करने में, या कितना टाइम लग रहा है एक साल में, कितना समय लग रहा है इन्वेंट्री को सोल्ड आउट करने में, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, याद है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। अ कंपनीज लिक्विड असेट्स आर 5 लाख। कंपनी के जो लिक्विड असेट्स हैं वो 5 लाख के हैं। एंड इट्स करेंट लाइबिलिटीज़ आर, और इनकी करेंट लाइबिलिटीज़ दी है। तो सबसे पहले लिक्विड असेट्स दिया है जो कि है 5 लाख का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लिक्विड असेट्स कितना है। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू 5 लाख। ये हो गया लिक्विड असेट्स। उसके बाद क्या था? इट्स करेंट लाइबिलिटीज आर, तो उसकी करेंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 3 लाख की। तो ये हो गई करेंट लाइबिलिटी जो कि गिवन है 3 लाख रुपीज़ की। यहाँ पे लिखिए, करेंट लाइबिलिटी भी लिख लीजिए 3 लाख की। देयर आफ्टर इट पेड ₹1 लाख टू इट्स ट्रेड पेबल। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ट्रेड पेबल को इन्होंने 1 लाख रुपीज़ जो है वो पे कर दिया। क्विक रेशियो विल बी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्विक रेशियो कितना होगा? तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज़। तो क्विक असेट्स को हम लिक्विड असेट्स भी कहते हैं। तो लिक्विड असेट्स तो क्वेश्चन में गिवन है, सीधा उठाइए लिखिए 5 लाख रुपीज़ का। और करेंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है 3 लाख रुपीज़ की, लिख लिया। क्वेश्चन में बोला था कि लिक्विड असेट्स 5 लाख के हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख की है। इन्होंने क्या किया है? ट्रेड पेबल को 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया है। ठीक है, पे कर दिया है 1 लाख रुपीज़। और क्विक रेशियो अब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया है, तो इसको यहाँ पे माइनस करिए। 1 लाख रुपीज़ जब पे किया है तो क्विक असेट्स में से भी माइनस होगा और यहाँ से भी माइनस होगा। कहाँ से? लाइबिलिटी से भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड पेबल है ना, तो ये लाइबिलिटी तो होगी। तो क्रेडिटर जो होंगे जो वो अब हमारे थोड़े कम हो गए होंगे। तो अब अगर 5 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा? 4 लाख। तो ऊपर 4 लाख लिखिए, नीचे आ जाएगा आपका 3 में से 1 गया तो कितना आया? 2 लाख रुपीज़ आ गया। समझ में आ रहा है क्यों माइनस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ट्रेड पेबल की पेमेंट हो गई है और पेमेंट करने के बाद क्विक रेशियो बताना है कि अब कितना हुआ है, तो इसलिए इसको माइनस किया। अब 4 0 से ये 4 0 कटा, 2 1 ज़ा 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4 हुआ, तो कितना आ गया? 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, टिक करिए, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, 2:1। क्वेश्चन नंबर 23, कलेक्शन ऑफ डेटर्स। यहाँ पर बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ डेटर्स, अगर डेटर को कलेक्ट किया तो क्या होगा? डेटर
कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा कलेक्ट करना होता है। अब अगर डेटर्स से कलेक्शन कर लिए तो ऑप्शन ए नन ऑफ द ऑप्शंस, बी इंक्रीज करेंट रेशियो, सी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द करेंट रेशियो और डी डिक्रीज इन करेंट रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा अगर डेटर को कलेक्ट किया है तो? देखिए जैसे मान लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल आइडल ले लेते हैं 2:1, करेंट रेशियो आइडल 2:1 ले लिया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब डेटर का क्या किया है? कलेक्शन किया है। तो डेटर जो होते हैं करंट असेट्स के ही तो पार्ट होते हैं। कस्टमर्स थे हमारे 20,000 के कस्टमर थे और उन कस्टमर्स ने अब हमको क्या दे दिया है? कैश दे दिया है कि आप कैश ले लीजिए और हमको बाय बाय कर दीजिए, हम जाना चाहते हैं, आपकी डेटर के लिस्ट से निकलना चाहते हैं। तो कस्टमर तो ख़त्म हो गए, ये जो डेटर थे हमारे ये डेटर तो ख़त्म हो गए और कैश कलेक्ट कर लिया 20,000 का। तो सोचिए ये कि अगर डेटर ख़त्म हुए और कैश आ गया, 20,000 के डेटर चले गए और 20,000 का कैश आ गया, तो क्या करंट असेट्स पे कोई फ़र्क पड़ा? एक प्लस का एक माइनस का कट गया तो करंट असेट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ज़ीरो का हुआ। तो पहले भी 2:1 का रेशियो था और अभी भी 2:1 का रेशियो है। तो डेटर के कलेक्शन से करंट रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नन ऑफ द ऑप्शन, बी इंक्रीज करंट रेशियो, सी हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा करंट रेशियो पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इक्वल टू, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना उसका फॉर्मूला बताना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पहला ए ऑप्शन दिया है फिक्स्ड कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, बी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, सी टोटल एसेट्स और डी टोटल लाइबिलिटीज़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला होता है जो बहुत कॉमन है वो ये वाला लिखा है हमने यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को जब हम हटा देते हैं तो क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। असेट्स में से, टोटल असेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज़ को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक और है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। जब हम फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को जोड़ देंगे तब क्या बनेगा? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। और फिक्स्ड एसेट्स को और किस किस नाम से हम बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एसेट्स कहते हैं ना, कि ये हमारे कैसे एसेट्स हैं? कैपिटल एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलेंगे। तो ये एसेट्स होते हैं जो परचेज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम लोग परचेज़ कर लेते हैं लॉन्ग टर्म आइटम्स, लॉन्ग टर्म असेट्स खरीद लेते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसको हम यूज़ करेंगे और उससे हम और प्रॉफिट कमाएंगे। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जो होता है ये अवेलेबल होता है फॉर डेली ऑपरेशंस के लिए। इसको हम लोग डेली के काम के लिए बचा के रखते हैं कि वर्कर को पेमेंट देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, तो ये सब यूज़ के लिए वर्किंग कैपिटल होता है। रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो वर्किंग कैपिटल इज़ अ कैपिटल अवेलेबल फॉर डेली ऑपरेशन एंड इट्स कैलकुलेटेड एज। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अ कंपनीज क्विक रेशियो इज़ 1.5:1। तो कंपनी का क्विक रेशियो जो है वो है 1.5:1। करंट लाइबिलिटीज़ ₹2 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 2 लाख की है एंड इन्वेंट्री इज़ ₹1,80,000। करंट रेशियो विल बी, करंट रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, तो क्विक रेशियो तो गिवन है आपको। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो अगर क्विक रेशियो गिवन है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्विक रेशियो का 1.5:1,
और क्विक एसेट्स तो पता है नहीं, लेकिन करेंट लायबिलिटीज़ पता है जो कि है 2 लाख की, यहाँ लिखा। अब क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 लाख जो है 1.5 के पास चला जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन, अब क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू, और क्विक एसेट्स इंटू 1 हो जाएगा। तो 1.5 को जब हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 3 और ये 0 0, तो 3 लाख हो गया ना। क्विक एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। तो क्विक एसेट्स जो है पता चल चुका है। अब अगर क्विक एसेट्स आपको पता हो गया है तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्विक एसेट्स जो कि है 3 लाख का, और करेंट लायबिलिटी तो पता थी, और करेंट लायबिलिटी जो कि थी 2 लाख की। अब ये बताइए करेंट रेशियो अगर पूछ रहा है तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होगा क्या, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी होता है ना, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब अगर करेंट एसेट्स हमारे पास गिवन होता तो हम यहाँ रख देते। करेंट एसेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्विक एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को प्लस कर दें तो हमारा करेंट एसेट्स आ जाएगा। तो इन्वेंट्री जो है वो कितने की दी है, 1,80,000 की है, तो 3 लाख में अगर 180 प्लस करेंगे तो 4,80,000 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा करेंट एसेट्स। और करेंट लायबिलिटी 2 लाख की गिवन है ही है, इसको रखिए, 40 से 40 काट दीजिए, तो 48 और 20 बचा, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 2.4 आ गया ना। तो आंसर क्या आया, 2.4:1, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो D1 इज करेक्ट, 2.4:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, द डैश में इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट एंड लॉस्ट सेल्स। तो कौन सा ये जो ऑप्शन है ये इंडिकेट करेगा कि जो फर्म है ना वो एक्सपीरियंस कर रही है स्टॉक आउट एंड लॉस्ट सेल्स, मतलब सेल्स ज़्यादा है नहीं, स्टॉक ज़्यादा आउट हो नहीं रहा है, ये कौन सा बताएगी। तो एवरेज पेमेंट पीरियड, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या एवरेज कलेक्शन पीरियड, और डी क्विक रेशियो। तो जब भी स्टॉक की कुछ भी बात होगी तो वो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताएगा ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 27, अ लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट, जो लो स्टॉक है ना टर्नओवर का, वो क्या इंडिकेट करता है, अगर हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा क्या, ऑप्शन ए ओवर इन्वेंट्री इन स्टॉक, या बी मोनोपोली सिचुएशंस, और सी ऑप्शन दैट इज सॉल्वेंसी पोजीशन, और डी नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, मतलब हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक में, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इतनी ज़रूरत थी नहीं, इसीलिए जो रेशियो आ रहा है वो लो आ रहा है, क्योंकि हम बेच पा नहीं रहे हैं और हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है और हम सामान कम ही बेच रहे हैं। तो ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सामान खरीद के रख लिया है, अगर कम ही सामान खरीदते उसी को बेचते तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छा आता। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फिक्स्ड असेट्स 5 लाख के हैं, करेंट असेट्स 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 40,000, प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी, यहाँ पर पूछ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा। चलिए बताइए, सबसे पहले आप लोग प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। याद आया फॉर्मूला। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, शेयर होल्डर्स फंड में हम लेते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स सारे जो होंगे, ठीक है, और यहाँ पे टोटल एसेट्स क्या होगा,
फिक्स्ड असेट्स प्लस करेंट असेट्स। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड असेट्स 5 लाख के थे, करेंट असेट्स 3 लाख का था, तो टोटल असेट्स कितने के हो गए, 8 लाख के हो गए, तो 8 लाख नीचे रख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का है, रिजर्व जो है वो दिया है 2 लाख का, तो 4 to 6 लाख के ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड दिया रहेगा और रिजर्व अलग से लिखा रहेगा तो हम ये इस रिजर्व को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड ले लेंगे। और अगर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया है और रिजर्व दिया है तो शेयर कैपिटल और रिजर्व को मिला के बनता है शेयर होल्डर फंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड नहीं था, शेयर कैपिटल था, इसलिए जोड़ना पड़ा हमें। अब 6 लाख 8 लाख ये आ चुका है, इसको डिवाइड करिए, 6 लाख को 8 लाख से इंटू 100 करिए, तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इसको काटा तो 0.75, तो 75% जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच रेशियो इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म और फ्यूचर सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कौन सा रेशियो जो है इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म या फ्यूचर सॉल्वेंसी पोजीशन जो है बिजनेस की। ए इक्विटी रेशियो, बी नेट प्रॉफिट रेशियो, सी जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डी नन ऑफ द ऑप्शन। तो A1 इज करेक्ट, इक्विटी रेशियो जो है ये इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म और फ्यूचर सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस की। क्वेश्चन नंबर 30, इफ डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स डैश इट इंडिकेट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। अगर डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाए, किससे बढ़ जाए, तो वो इंडिकेट करेगा रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन को। तो अब ये बताना है आपको किससे बढ़ जाए, तो ए 1:1, बी ऑप्शन 2:1, सी 1:2 और डी 3:1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2:1। अगर 2:1 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या इंडिकेट कर देगा, रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ हाई डेट इक्विटी रेशियो मीन्स इंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग्स। अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो है तो इंटरप्राइज किस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, बोरोइंग्स पे डिपेंड कर रहा है या लोन पे डिपेंड कर रहा है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो लेंडर्स आर एट हाई रिस्क, तो इस टाइम पे क्या होगा, लेंडर्स जो होंगे जिनने पैसा दिया है वो तो हाई रिस्क पे हो जाएंगे ना, एंड हैव लोअर सेफ्टी, और उनकी सेफ्टी भी कम हो जाएगी, तो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट